हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज कुमार। साई क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम बताए थे मानव नेत्र में शंकु की संख्या पाई जाती है 60 लाख और 7 रंगों की शंकु होती है। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। हम फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, रिफ्लेक्शन और फ्लाइट का। इसके पिछले वाले ऑनलाइन क्लास में आगे बता चुके हैं कुछ, और ये आज दूसरा क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मुर्गा के नेत्र में छड़ की संख्या कम पाई जाती है जबकि लाल रंग के शंकु की संख्या अधिक पाई जाती है। तो बताए थे छड़ की संख्या प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, जबकि लाल रंग की शंकु की संख्या कम होती है। तो जिसमें लाल रंग के शंकु की संख्या अगर कम रहेगा तो उसको लाल यानी कि लालिमा दिखाई क्या होगी, यानी कि कम पड़ेगी, यानी कि लाल रंग के शंकु नहीं है। आइए देखिए, मुर्गा के नेत्र में छड़ की संख्या कम पाई जाती है जबकि लाल रंग की शंकु की संख्या अधिक पाई जाती है। सॉरी, कम नहीं, अधिक पाई जाती है। छड़ की संख्या कम पाई जाती है। तीव्रता ग्रहण करने का जो है, प्रकाश की तीव्रता ग्रहण करने का जो है कम है उसके पास, लेकिन लालिमा उसको पहले दिखाई दे पड़ती क्योंकि सूर्य शंकु की संख्या अधिक है, शंकु की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटे पहले उसे लालिमा दिखाई पड़ जाती है और वह भाग देता है, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्गा सुबह सुबह ही भाग देता है जिस समय सूर्योदय होगा उसके पहले 2 घंटे क्यों? क्योंकि उसमें उसके आँख में, नेत्र में लाल रंग की शंकु अधिक पाई जाती है। उसको 4 बजे सुबह ही लालिमा दिखाई पड़ने लगती, प्रतीत होने लगता है। लेकिन हम लोग को लालिमा जिस समय सूर्य निकलने वाले रहते हैं उस समय पड़ता है। तो लेकिन इसलिए कि उसके आँख में जो है शंकु की संख्या अधिक है और वो लाल रंग की शंकु की संख्या अधिक है, तो लाल रंग को अधिक ग्रहण कर लेता है। उसको पहले ही लग जाता है कि सूर्योदय हो रहा है, इसीलिए वो मुर्गा पहले भाग देता है। अगला पॉइंट लिखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। मधुमक्खी के नेत्र में पराबैंगनी मधुमक्खी के नेत्र में पराबैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। मधुमक्खी के नेत्र में बैंगनी रंग की शंकु पाया जाता है, इसलिए उसे अधिक दूरी तक दिखाई पड़ती है क्योंकि उसके नेत्र में पराबैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है, इसलिए उसको अधिक दूरी तक दिखाते हैं। कभी कभी देखोगे मधुमक्खी को अगर उड़ाए होंगे तो बहुत एक साथ यानी कि समूह में यानी कि बहुत दूरी तक एकदम वो यानी कि पीछा करता है मनुष्य को।
क्योंकि उसको बहुत आगे तक दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि शंको जो पराबैंगनी रंग का उसके नेत्र में पराबैंगनी रंग का शंको है। देखिए अवरक्त प्रकाश एक में, अवरक्त प्रकाश। दूसरा होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। और तीसरा होता है पराबैंगनी प्रकाश। तीसरा होता है पराबैंगनी प्रकाश। अवरक्त प्रकाश क्या है? तो अवरक्त प्रकाश के कारण पृथ्वी पर थल और जल गर्म होते हैं। और दृश्य प्रकाश क्या है? जिस प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, दृश्य प्रकाश हो गया। अब पराबैंगनी प्रकाश क्या है? तो पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि CFC। CFC देखिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मनुष्य जो है, आदमी जो है, सुख सुविधा के लिए आज अनेक तरह के यानी कि एक से एक वस्तु को यानी कि सुख के लिए उपयोग कर रहा है। जैसे में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC। तो AC से जो निकलता है रेडिएशन, वो क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन हम लोग सुख सुविधा के लिए उसको यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। और वो बहुत हानिकारक यानी कि रेडिएशन उत्पन्न करता है। और वो CFC वहाँ से निकलता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या होता है? हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है। क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत के नीचे में ये जमा हो जाता है CFC वाला। ये CFC क्या होता है? ये पराबैंगनी किरण वहाँ जमा होता है और क्या करता है? ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, छिद्र कर देता है। छिद्र करने के कारण क्या होता है? बहुत सारे ओजोन परत में बहुत सारा देखा होगा कि सुना होगा या तो पढ़ा होगा अनेक भूगोल में कि कहाँ अंटार्कटिक के प्रदेश या अंटार्कटिक महादेश में, सागर में क्या हुआ कि बहुत छिद्र हो गया है ओजोन परत में। जब छिद्र हो गया तो वहां से पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे शरीर पर पहुंचता है। और शरीर पर पहुंचने के कारण क्या होता है? बहुत यानी कि हानिकारक ही होता है। इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चर्म रोग, कैंसर, एक से एक बीमारी उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये हानिकारक होता है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण हानिकारक होता है। हाँ, लेकिन एक फायदा है पराबैंगनी किरण। फायदा क्या है कि हमारे त्वचा में सूर्य के प्रकाश से जब आता है पराबैंगनी किरण तो विटामिन D इससे मिलता है, विटामिन D मिलता है। ये फायदा है, लेकिन उससे ज्यादा हानि है इससे। और मधुमक्खी के पेट में चुंबक पाया जाता है। देखा होगा मधुमक्खी जब भी यानी कि उड़ेगी तो उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ज्यादा करके यही दिशा मुड़ती है, क्योंकि उसके पेट में चुंबक पाया जाता है। आगे बताएंगे चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में पढ़ाएंगे फिजिक्स में ही। आइए और आगे देखते हैं। एक नेत्र, ऑब्जेक्टिव के लिए एक नेत्र का दृष्टि विस्तार, एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री है। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री है। दो नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री है। दो नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है, होता है। देखिए एक नेत्र है 150 डिग्री दृष्टि विस्तार से, एक नेत्र, एक बंद कर लीजिए तो आप देखेंगे हम तो उतना नहीं दिखेगा जितना दोनों आंख से, यानी कि जब खोल के हम देखें उतना दृष्टि विस्तार नहीं दिखेगा एक आंख से। एक आंख से उतना दृष्टि विस्तार नहीं दिखेगा। क्या होगा इसमें? एक आंख बंद कर लेते हैं हम तो कम क्षेत्र दिखता है, और दोनों आंख जब खोल देते हैं
तो ये 180 के हम इस तरह से इधर कुछ इधर, यानी कि इतना विस्तार हो जाता है। तो इसीलिए एक आंख से पूछेगा तो 150 डिग्री का विस्तार, 180 डिग्री का विस्तार के लिए दोनों आंख आपको ओपन रखना पड़ेगा। और जानवर में क्या होता है, जानवर का नेत्र सिर के विपरीत होता है। इसलिए उसका दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है। 180 डिग्री से अधिक होता है। देखा होगा जानवर का जो आंख रहता है, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, मतलब ये सिर है ना, इसके अपोजिट में विपरीत रहता है, इधर रहता है। तो इससे क्या होता है, 180 से अधिक दूरी तक यानी कि देख लेता है, यानी कि पीछे से भी कोई अगर मारना चाहेगा उसको तो वो समझ लेता है कि हमको पीछे से कोई वार कर रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ 180 डिग्री के क्षेत्र को ही देख सकते हैं, लेकिन उसका आंख जो यहाँ रहता है, इसके कारण से 180 से ये अधिक तक देख लेता है जानवर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम देगा। वर्णांध क्या है? वर्णांध कल इस पर हम चर्चा किए थे वर्णांध के बारे में, कि मानव नेत्र में या जिस नेत्र में कम से कम एक रंग की शंकु अगर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसे उस नेत्र को कहेंगे कि ये वर्णांध है। वो मनुष्य क्या है? वर्णांध है। तो जिस नेत्र में कम से कम एक रंग की शंकु नहीं पाया जाता है, एक रंग की शंकु नहीं पाया जाता है, तो उसे वर्णांध कहते हैं। यह रोग परमाणु के जनक जॉन डाल्टन को हुआ था। इसलिए इस रोग को डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं। इस रोग को डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं। यह रोग आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यह रोग क्या है? आनुवांशिक रोग है और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कल इसके पहले वाले हम
लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में ही इसका चर्चा कर दिए थे, समझा दिए थे, सिर्फ लिखाए नहीं थे। आज लिखा भी दिए और इसको लिख लीजिए। चलिए उसके बाद आइए किरण। किरण रे, रे क्या है? रे किरण। तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलते उसको किरण कहते हैं। तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। ये हो गया किरण, ये क्या हो गया? किरण हो गया। ये एक तरफ तीर का निशान रहता है, किरण। अब किरण के प्रकार होता है प्रकाश पुंज। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज। अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। 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 मतलब समूह जब रहेगा किरण का, एक किरण है तो किरण हो गया। किरणों के जब समूह हो जाएगा तो उसी का नाम प्रकाश पुंज हो जाएगा। बहुत सारे किरण मिलकर चलेंगे। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट मतलब हुआ अभिसारी। और एक होता है, इसका एक और नाम है अभिसारी का एक और नाम है संसृत, या इसका एक और नाम है संसृत प्रकाश पुंज। अभिसारी कहो या संसृत। तीसरा प्रकाश पुंज का जो प्रकार है अपसारी। तीसरा क्या है? अपसारी। तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम, या एक और नाम है इसका अपसरित। अपसारी को अपसरित भी कहते हैं। अपसरित प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज,
अपसारी प्रकाश पुंज। तो तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे बारी बारी से कि क्या है तीनों। तो सबसे पहले लिखते हैं हम समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम यानी कि जब किरणों के समूह समांतर चले, जब किरणों के समूह समांतर चले तो वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर, इसका नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर चलने लगेगा, जितने भी प्रकाश की किरण रहेंगे एक दूसरे के समांतर चलेंगे, उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। यदि प्रकाश पुंज की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तब उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरणों के, यदि प्रकाश पुंज की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक दूसरे के समांतर है, कहीं भी प्रतिच्छेद करेगा तो ये समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? जब प्रकाश पुंज की किरणें आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिले, आगे बढ़ने पर प्रकाश पुंज की किरणें आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिले, जमा हो, तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे यदि प्रकाश पुंज की किरणें आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर जमा हो, तब किसी एक बिंदु पर जमा हो तब उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिले, जैसे यहां से गया प्रकाश, इस बिंदु पर चलाया, यहां से गया प्रकाश, वही बिंदु पर जा रहा है, वही बिंदु पर जा रहा है, वही बिंदु पर जा रहा है। जितना भी प्रकाश की किरण जा रहा है, सब के सब इस बिंदु पर आके जमा हो रहा है। अगर एक बिंदु पर आकर के जमा होगा तो ये सब प्रकाश पुंज कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए उसके बाद अपसारी प्रकाश पुंज को देखते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज,
अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलता हो, किसी बिंदु से निकलकर फैलता हो, तो वैसे प्रकाश पुंज को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी यानी कि एक बिंदु से निकल करके फैलना। ये क्या रहा था कि आ रहा था, एक बिंदु पर जमा हो रहा था, एक बिंदु पर जमा हो रहा था, तो अभिसारी। एक बिंदु से जब निकल करके फैलेगा तो हो जाएगा अपसारी। यदि प्रकाश पुंज की किरणें, यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु से निकल कर आगे बढ़ने पर फैलती जाती है, तब फैलती जाती है, तब उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तब उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से, जब प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, कोई बिंदु है यहां से निकलकर आगे बढ़ने पर ये फैलते जाएगा, एक दूसरे से फैलते जाएगा, तो कहेंगे इसको कि ये है अपसारी प्रकाश पुंज। ये क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज है। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज है। चलिए उसके बाद बताते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम ट्रांसपेरेंट इसको कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम के माध्यम को कहेंगे तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, वैसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो, यानी कि प्रकाश उसमें प्रवेश करके आगे निकल जाए। जैसे शीशा देखे होंगे, शीशा रखिएगा तो यहाँ प्रकाश इस साइड से इस साइड आ जाएगा। जल में भी इस साइड से इस साइड प्रकाश आगे निकल जाता है। वायु, ये पारदर्शी से माध्यम है। ये वायु क्या है? हमारा वायुमंडल पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश इसमें सीधे निकल के जा रहे हैं आगे की ओर। तो यानी कि पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, तो वैसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार, जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताइए, तो वायु पारदर्शी माध्यम है। जल, कांच पारदर्शी माध्यम है। वायु, जल, कांच
शून्य जिसको कहते हैं, और है शून्य जिसको निर्वात कहते हैं। निर्वात, निर्वात उस जगह को, उस स्थान को कहते हैं जहां कुछ भी न हो, यहाँ तक कि धूल कण वायु कुछ भी न हो, उसको कहते हैं निर्वात। जहां पर एक भी कण नहीं हो, कुछ ना वायु का, ना वायु हो, ना धूल कण हो, कुछ भी ना हो, उसे स्थान को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात भी पारदर्शी माध्यम होता है। उसके बाद आता है पारदर्शी माध्यम के बाद अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी। इसी में अ लगा देंगे, इसी में जब अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। और अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी कि प्रकाश का कोई भाग, कुछ भाग भी आर पार ना हो, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी का हम लेते हैं लकड़ी, उसे अपन जैसे बुक यहाँ पर रख दीजिए, प्रकाश इधर से जाएगा, इधर नहीं पार होगा, यानी कि प्रकाश जब नहीं पार होगा इधर छाया बन जाएगा। यानी कि वैसा वस्तु के पीछे छाया बन जाता है। वो पारदर्शक वस्तु जब रहता है तो क्या बन जाता है, वो साइड छाया बन जाएगा, क्योंकि प्रकाश वो साइड पार नहीं कर रहा है। तो पारदर्शक वस्तु, पारदर्शक माध्यम में लिखिए कि जिस माध्यम में प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश आर पार, जिस माध्यम में प्रकाश का कोई भाग, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भाग नहीं निकलता, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भाग आर पार नहीं हो पाता है, उस माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल अगर कहेगा देने के लिए कि वो पारदर्शी माध्यम का एक आगे एग्जाम्पल बोलिए, तो किताब, ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है, अपारदर्शी माध्यम आदि। इस सब से प्रकाश आर पार नहीं करता है। ये होता है पारभासक। पारभासक या उसको कहते हैं अल्प पारदर्शी। पारभासक या अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब होता है थोड़ा, कुछ, यानी कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाए, तो वैसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम, सॉरी, पारभासक या अल्प पारदर्शी कहते हैं। वैसे माध्यम को पारभासक या अल्प पारदर्शी कहते हैं, यानी कि प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए, तो वैसे माध्यम को पारभासक या अल्प पारदर्शी कहते हैं। तो उसको भी देख लीजिए, पारभासक, पारभासक जिस माध्यम में प्रकाश का, जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो पाता है, उस माध्यम को पारभासक, उस माध्यम को पारभासक माध्यम कहते हैं। पारभासक माध्यम।
जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ भाग मतलब थोड़ा कुछ भाग आर पार हो पाता है, उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, तो जब हम कागज में तेल लगा देते हैं तो उससे प्रकाश आर पार हो जाता है, हल्का फल्का पार हो जाता है। तो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ग्रीस लगा हुआ कागज, ग्रीस लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच आदि। मतलब कांच देखिए, अगर जो सही है तो पारदर्शक होता है, उससे प्रकाश आर पार करता है। अगर घिसा गया तो उससे प्रकाश पूर्ण रूपेण पार नहीं हो पाता है, कुछ ही भाग पार होता है। तो वैसे माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं, वैसे माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। लिखिए इतना। तो आज हम देखें पारभाषक माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। इसके पहले कुछ देखें, अब नेक्स्ट के पार्ट में देखेंगे हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। इसलिए अगला ऑनलाइन क्लास में जरूर यानी कि उपस्थित रहना है। और अगर हमारे चैनल को जो अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूर्ण रूपेण फिजिक्स मैथ जितने भी है 10वीं वर्ग के सभी को पढ़ाया जाएगा एकदम पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक। थैंक यू।